मुल्क में सियासी जमातों को तोड़ सकती हैं, एक वज़ीर आज़म को घर भेज सकती हैं, दूसरे शख्स को वज़ीर आज़म बना सकती हैं। अदलिया को एजेंसियों ने पाकिस्तान में हाल ही में मगलूब किया है। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया है। अगर पार्लियामान को रबड़ स्टैंप बनाया जा सकता है, मुखालिफ आवाज़ों को कुचला जा सकता है, तो फिर दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं की जा सकती? एक बड़ा सवाल है। और ये वो दहशतगर्दी है जो काफी हद तक खत्म हो गई थी। पाकिस्तान ने बेशुमार बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हैं और फिर ये 2018 के बाद तक जारी रहे हैं। बिलाखिर 20 साल की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने अमन हासिल कर लिया था, लेकिन ये अमन अमान को एकदम नजर खा गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक वीडियो जारी की है और वो जो वीडियो जारी की है वो एक डॉक्यूमेंट्री है। ज़्यादातर उसमें मुराद सईद की वो वार्निंग्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे हैं, दहशतगर्दी लगातार पाकिस्तान में आ रही है। और मुराद सईद बार बार ये दावा करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है ये बाई डिज़ाइन लाई जा रही है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री को आप गौर से सुने तो इसमें मुराद सईद बार बार बता रहा है कि दहशतगर्दी बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में लाई जा रही है, इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को, हमें ईंधन ना बनाया जाए किसी नई जंग का, डॉलरों के लिए हमारा खून ना बहाया जाए। ये जून, जुलाई और अगस्त, ये वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट महीने थे जब दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे थे। उस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि राणा सनाउल्लाह साहब और जो मौजूदा हुकूमत है, जो पीडीएम की उस वक्त की सरकार थी, आज भी वही हुकूमत में है, वो डिनाइल में थे। वो ये कह रहे थे कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं आ रहे, किसी दहशतगर्द को पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा। ये जो फार्मूला था ये जनरल बाजवा का फार्मूला था। अफगानिस्तान के अंदर जब हुकूमत तब्दील हो गई और तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत बनाई तो उसके बाद जनरल बाजवा का एक डिज़ाइन था कि जो टीटीपी के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान में वापस लाया जाए। इस पर इमरान खान साहब की पार्टी में और हुकूमत के अंदर लोगों ने सख्त मुखालफत की थी और यह कहा गया था कि इस पर हम बाकायदा डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट में ये चीज़ें तय होंगी, उसके बाद ब्रीफिंग्स होंगी और फिर हम इसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। लेकिन इस बीच में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई और फिर बड़ी तेजी से टीटीपी के लोग पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। अब ये मलबा डाला जाता है, चाहे वो डीजीआई एसपीआर स्टेटमेंट दें या बाकी लोग दें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये मलबा डालते हैं। हालांकि ये काम जनरल बाजवा ने किया था और उस वक्त इस काम का जो सबसे बड़ा क्रिटिक था वो मुराद सईद था। मुराद सईद आज भी चला रहा है, आज भी बोल रहा है कि बाई डिजाइन पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाई जा रही है, इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान में लाने से रोका जाए। और वो ये समझते हैं मुराद सईद कि ये कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान में सिविल स्ट्रक्चर को नुकसान होगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान एक नई जंग में झोंक दिया जाएगा। आम पाकिस्तानियों को और पश्तूनों को इसका नुकसान होगा, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में खून बहेगा और एक नई जंग शुरू कर दी जाएगी जिसको वो डॉलरी जंग का नाम देते हैं कि जनाब ये डॉलरों के लिए एक नई जंग होने जा रही है। अब देखिए ना, अगर मुखालिफ आवाज़ों को कुचला जा सकता है पाकिस्तान में तो फिर दहशतगर्दी क्यों नहीं रोकी जा सकती? यानी जो मुखालिफ आवाज़ें हैं वो आर्गूमेंट के साथ आती हैं, आइन की बात करती हैं, कानून की बात करती हैं, तो उनको पकड़ा जाता है, कुचला जाता है, बड़े आराम से वो काबू आ जाते हैं। लेकिन जो लोग बंदूक और बारूद की बात करते हैं वो काबू क्यों नहीं आ रहे? एक्चुअली तो पाकिस्तान की रियासत की या रियासती इदारों की जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों के अमन अमान के लिए उनकी हिफाजत करें। लेकिन जब सारी तवज्जो जो है वो एक सियासी जमात को कुचलने पे है, इदारों को और पूरे निज़ाम को मगलूब करने पे है, तो फिर इस तरह के वाकयात जो है वो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पढ़ी लिखी बात है, मैंने दहशतगर्दी की पूरी जंग कवर की है, मैं कई दफ़ा मरते मरते भी बचा हूं और मैंने इस जंग में ये हालात आ गए थे कि बाकायदा मुझे लाइव थ्रेट्स थे और मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि टॉप 3-4 जो सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर अटैक हो सकता है उनमें एक आप भी हैं। और उसके बाद मुझे काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़े, सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ा, बल्कि मुझे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी जो है वो ऑफर की थी और मैंने इनकार कर दिया था। जी मैं गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं लेना चाहता, मैं अपनी सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठा सकता हूं, लिहाजा मुझे सिर्फ फैसिलिटेट करें, आप मुझे लाइसेंस वगैरह दें, मुझे परमिट्स वगैरह दें, तो मैं अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनना चाहता। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी जितना हो सकता है, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाने वाले हैं, वो हिफाजत फरमाते हैं, तो काफ़ी अर्सा इन चीज़ों को फेस किया मैंने। तो मैंने क्योंकि ये जंग कवर की थी, इसमें जो रियासत होती है या रियासती इदारे होते हैं उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है इस जंग को जीतने के लिए वो आवाम का एतमाद और सपोर्ट होती है। जब आवाम पीछे खड़ी हो जाती है ना या साथ शाना बिशाना खड़ी हो जाती है तो फिर जितना मर्जी बड़ा खतरा हो उस खतरे से सिक्योरिटी फोर्सेज निपट लेती हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि एक सियासी मुखालफत पैदा हो गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में और पाकिस्तान की आवाम में, तो उसका फायदा पाकिस्तान के दुश्मन उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। मुराद सईद साहब ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया है और ये वही स्टेटमेंट है जैसे स्टेटमेंट वो पहले भी जारी करते रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब से वकला ने मुलाकात की है और बाकी लोग भी मिले हैं, उनकी फैमिली के लोग भी मिले हैं जेल में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जामिया हकानिया अकोरा खटक में धमाके के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत साथियों की अफसोसनाक शहादत की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अल्लाह पाक शुहदा के दर्जात को बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद से दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज धमाके और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, घर घर जनाजे उठाए गए हैं। अभी अमन कायम हुए कुछ अरसा ही हुआ था कि नाकिस पॉलिसियों की बदौलत एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान की आवाम अब किसी पराई जंग का ईंधन बनने को तैयार नहीं है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में अमन मार्च का इनेकाद हुआ जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। जब आवाम खुद अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ना सीख लेगी, अमन तब ही हमारा मुकद्दर बनेगा। इसके अलावा एक अहम मसला पाकिस्तान के छोटे सूबों में पानी की तकसीम का भी है और इसका हल नागुज़ीर है। सिंध इस वक्त खुश्कसाली से गुजर रहा है और वहां की आवाम अपने पानी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं।
पाकिस्तान के ज़रई मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए आम है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से का पानी मिले। हम सिंध के अवाम की हकीकी नुमाइंदगान की रजामंदी के बगैर नई नहरों के मनसूबे के इजरा पर सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। हम सिंध के हुकूक का हर सतह पर दिफा करेंगे। आबी वसाइल की तकसीम तमाम सूबों की बामी रजामंदी के ताबे है। जब तक तमाम इदारे अपने आईनी दायराकार में वापस नहीं जाते और एक अवामी हमायत वाली हुकूमत नहीं आती, तब तक मुल्क रोज बरोज नए बहरानों का शिकार होता रहेगा। SIFC एक गैर आईनी इदारा है जिसका अब तक कोई मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी लाना बताया गया। कुल मकसद बताया गया कि गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएगा। सरमायाकारी तो नहीं हुई, लेकिन इसके जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों को फौज के कंट्रोल में दे दिया गया है, जिससे पहले से तनजली का शिकार रियासती निजाम मजीद तबाह बर्बाद हो गया है। अब मजीद आगे बढ़ते हुए किसानों और नहरों का मसला भी खड़ा कर दिया गया है। अच्छा, अब ये जो है ना मामला, हमने बड़ी अजीबोगरीब पॉलिसी रखी नादरी। ये जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज शहरों के बाहर बन रही हैं, अगर आप जाके यहाँ पे विजिट करें तो आपको पता चलेगा ज्यादातर खाली पड़ी। लोग यहाँ पे सिर्फ प्लाटों का कारोबार करते हैं। आप मोटरवे पे ट्रैवल करें इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, या आप इस्लामाबाद से आप पेशावर की तरफ भी चले जाएं, या आप लाहौर से मुल्तान की तरफ चले जाएं, या आप लाहौर से कसूर की तरफ चले जाएं, या आप इस्लामाबाद से मरी की तरफ चले जाएं, या आप इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ चले जाएं, आप जिस तरफ भी मूव करेंगे आपको हर तरफ सोसाइटीज नजर आएंगी। मुल्तान में भी आपको बेशुमार सोसाइटीज नजर आएंगी, गुजरावाला में आपको नजर आएंगी, GT रोड पे आपको नजर आएंगी। इनमें से जितनी भी ये सोसाइटीज बन रही हैं, इनमें 80% खाली पड़ी हुई है। यानी चंद सोसाइटीज को निकाल के बाकियों के अंदर उतनी आबादी नहीं है। ये खाली क्यों पड़ी हुई? यानी शहर के अंदर जो सोसाइटीज मौजूद है वो भी अभी तक खाली पड़ी हुई है, लेकिन एक के बाद एक नई सोसाइटी क्यों बनाई गई? ये तमाम जरखेज जमीनें थी, इनके ऊपर फसलें लगती थी और इन जरखेज जमीनों के लिए पानी का बंदोबस्त बहुत पुराना कई दहाइयों से मौजूद था और इन जमीनों तक पानी जाता भी था। लेकिन हुआ यह कि इन जरखेज जमीनों के ऊपर सोसाइटियां बनाने की इजाजत दी गई और बेशुमार सोसाइटियां बनाई गई। अपना जितना DHA है, जितना आपका बैरिया टाउन है या बाकी जितनी सोसाइटी है, ये सारी की सारी जरखेज जमीनों के ऊपर बनी हुई है। हत्ता के जो आमों के पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े बागात थे जिनको हम एक्सपोर्ट करते थे, वो बागात काट के सोसाइटियां बना दी गई और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। तो जो जरखेज जमीनें थी, जहां पे नहरें जाती थी, जहां पे पानी जाता था, जहां पे खाले जाते थे, वहां पे सोसाइटियां तैयार कर दी गई हर शहर के साथ और अजीबोगरीब तरीके से की गई। वहां पे लोगों ने बेशुमार पैसा बनाया, सियासतदानों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत सारे माफियाज ने, लैंड माफियाज ने, लैंड ग्रैबर्स ने बहुत पैसा बनाया वहां पे। और अब डेजर्ट के अंदर जाके जहां पे पानी की वो कैपेसिटी भी कम हो जाती है ना, डेजर्ट की जमीन उतनी जरखेज नहीं होती। जब आप चोलिस्तान में जाते हैं करने के लिए काश्तकारी, या भावलपुर के इलाकों में जाके घुसेंगे और आप